स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पिथौरागढ़ के बेरी नाग में एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा राम मंदिर के पास हुआ है। फिलहाल हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। और पिथौरागढ़ में थरकोट रोड में डंपर के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है और युवक सुबह बाइक से मुख्यालय जा रहा था। इसी दौरान थरकोट के पास डंपर की चपेट में आ गया। युवक विकास की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ शहर में बीते 2 महीने में सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भाई मेरा अरुणाचल है, मिजोरम है, मिजोरम। ऐसी दुखद घटना हमारे लिए बीती है, ईश्वर ने बिताया है, क्या करें। रुड़की में 2 अस्पताल के कर्मचारी आपस में भिड़ गए और दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। लाठी डंडे चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मरीज को अपने अस्पताल में एडमिट कराने को लेकर दोनों अस्पताल के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। उनको तहरीर प्राप्त हुई है। जो इसमें गलत होगा, जो लीगल कार्रवाई बनेगी, हम इमीडिएट आज उसमें हम लीगल कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। तो हॉस्पिटलों को लेकर के भी जब ऐसे झगड़े आने लगे, उनके स्टाफ आपस में ऐसे हाथापाई पे उतरेंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा। आपसे थोड़ी देर पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचे और जहां पर सीएम धामी ने उत्तरायणी कौथिग का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि घुघुतिया एक लोक पर्व नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतिबिंब है। सीएम ने कहा कि पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। लखनऊ में उत्तरायणी कौथिग 15 दिनों तक चलेगा। हम सबका समर्पण घुघुतिया हमारे उत्तराखंड का एक मात्र लोक पर्व नहीं बल्कि ये उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतिबिंब है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी संस्कृति, हमारी लोक परंपराएं उन सभी को मजबूती प्रदान करता है, एक दूसरे से मिलने मेल मिलाप का अवसर प्रदान करता है। आज इस उत्तरायणी मेले में आप सभी के बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही परिवार में आया हूँ। कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरा एक ऐसा स्थान है जहाँ मुझे रहने का सौभाग्य मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह उत्तरकाशी में विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव कार्यक्रम था। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन बनाकर बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए अनुमति की प्रक्रिया को सरल बनाकर इसको सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। इसके साथ ही लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि पहाड़ के उत्पाद को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जो विंटर टूरिज्म शीतकालीन यात्रा जो प्रारंभ हुई है और नए डेस्टिनेशन हमारे इस जनपद में भी अनेक डेस्टिनेशन है, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य के अंदर अनेक डेस्टिनेशन है। उन डेस्टिनेशनों के बारे में वो विचार करेंगे, एक नया मैप बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार भी उनके साथ मिलकर उनको जो सुविधा है वो सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिससे कि हमारे राज्य के अंदर पर्यटन केवल 2-4 महीने न चले, ये पर्यटन हमारा पूरे 12 महीने चले, जिससे कि हमारे होटल वाले, टैक्सी वाले, होम स्टे वाले, तमाम प्रकार के टूर जो गाइड हैं, उन सभी को कामकाज मिलेगा और अनवरत रूप से ये हमारे विकास को भी, समृद्धि को भी, रोजगार को भी और पलायन को भी जो है कहीं न कहीं रोकने में बहुत मददगार साबित होगा। उत्तरकाशी में ही आज सीएम धामी ने ऐतिहासिक बाड़ाहाट का थोलू माघ मेले का शुभारंभ किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को मकर संक्रांति और माघ मेले की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि ये लोक आस्था का महापर्व है और आज के दिन से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है और इसकी एक पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक हमारी संस्कृति है। तो निश्चित रूप से ये मेले हमारी विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाते हैं, हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं।
देव डोलियाँ अनेक स्थानों से आती हैं और एक हमारी तरफ से सभी का यहाँ पर एक संगम भी होता है। धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति के दिन भर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सुबह से ही साल के पहले गंगा स्नान के लिए लोग उमड़े और कड़ाके की ठंड के बावजूद हर की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ऋषिकेश में भी गंगा घाटों पर मकर संक्रांति की दिन भर रौनक नजर आई। बड़ी संख्या में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ कमाया है। और बागेश्वर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। सुबह तड़के ही श्रद्धालुओं ने पावन सरयू में आस्था की डुबकी लगाई है। बाबा बागनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सरयू गोमती संगम पर स्नान को लेकर काफी उत्साह लोगों के बीच नजर आया है। और उत्तरकाशी में भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान जगह जगह से पहुंचे भक्तों ने देव डोलियों संग गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। पूजा अर्चना के बीच श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जलाभिषेक भी किया। मकर संक्रांति भले ही पूरे देश में मनाई जाती हो, लेकिन कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में इसे खास और कुछ अलग अंदाज में मनाया जाता है। घुघुती का ये पर्व जहां सदियों से कुमाऊं के लोगों की आस्था और परंपरा से जुड़ा है, वहीं पर ये पर्व दर्शाता है कि पहाड़ के लोग आज भी प्रकृति से सीधे तौर पर जुड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। मकर संक्रांति के साथ ही हिंदुओं के पवित्र महीने की शुरुआत भी हो जाती है, लेकिन इस मौके को कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। संक्रांति के पहले दिन यहां हर घर में आटे, दूध और गुड़ को मिलाकर घुघुती तैयार की जाती है। घुघुती चिड़िया, मछली और डमरू के आकार की बनती हैं। पहाड़ों में मकर संक्रांति के बाद ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में ये पर्व बसंत ऋतु के आगाज का स्वागत भी है। ऋतु परिवर्तन का भी एक सूचक माना गया है। इसको हमारे देवी देवताओं से माना गया। देवी देवताओं का भी वही से हवन, यज्ञ, देवी देवताओं की पूजा करना आदि इससे प्रचलित होता है। कुमाऊं में घुघुतिया पर्व का आगाज 12वीं सदी में हुआ था। तब से ये पर्व बदस्तूर जारी है। इस पर्व में बच्चे अहम भूमिका अदा करते हैं। मकर संक्रांति की सुबह घुघुती और फलों से बनी माला जहां हर बच्चे के गले में नजर आती है, वहीं पकवानों को छत में रखकर कौवों का आवाहन किया जाता है। इस त्योहार के पहले दिन हम बड़े, घुघुते, खजूर, सेल आदि चीज़ें बनाते हैं और इसके दूसरे दिन सुबह हम बाहर जाके कौवों को बुलाते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि हम जानते हैं कि कौवे की मात्रा बहुत कम हो गई है और जो पक्षी है उनको बुलाते हैं। कुमाऊं के पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में मकर संक्रांति के दिन ही घुघुतिया पर्व मनाया जाता है, जबकि नैनीताल और अल्मोड़ा में ये पर्व मकर संक्रांति के अगले दिन मनाया जाता है। अन्य पर्वों की तर्ज पर इस पर्व को आगे बढ़ाने में महिलाओं का खास रोल रहा है। बस अंतर इतना है कि इसमें बच्चों की भी अहम भूमिका नजर आती है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरायणी पर हल्द्वानी में पहाड़ की संस्कृति की धूम देखने को मिली। उत्तरायणी के मौके पर पर्वतीय उत्थान मंच से लेकर पूरे शहर में पहाड़ की संस्कृति को प्रदर्शित करती झांकियां निकली, जिन्हें देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर दिखे। इस दौरान झांकियों के माध्यम से पर्यावरण की भी चिंता देखने को मिली है। बागेश्वर में मकर संक्रांति पर कुली बेगार आंदोलन की याद में इस बार भी सरयू बगड़ में राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के पंडाल लगे। बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी समेत संघर्ष वाहिनी ने भी अपना पंडाल लगाकर सभा आयोजित की। आपको बता दें कि बागेश्वर में गोमती और सरयू के संगम में हर साल उत्तरायणी मेला लगता है और इसी मेले में राजनीतिक पंडाल भी लगते हैं। पंडालों के जरिए नेता अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। बागेश्वर के
अल्मोड़ा में मकर संक्रांति के दिन 21 बच्चों का उपनयन संस्कार किया गया। गायत्री परिवार ने एक साथ सामूहिक रूप से उपनयन संस्कार करवाया। वहीं पर बच्चों का उपनयन संस्कार कराने वाले काफी खुश नजर आए। गायत्री परिवार हर साल बच्चों का सामूहिक उपनयन संस्कार करता है। मेरे को बहुत सही अच्छा लगा। सब हो रहा है यहाँ, और सब कुछ कर्मकांड सब तरीके से हो रहा है। यज्ञ की प्रभावता कर रहे हैं हम, और सब चीजें हो रही हैं इधर। हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेश भर से आई देव डोलियां भी हर की पैड़ी पर स्नान करने आई। बुधवार को मां धारी देवी की डोली भी हरिद्वार पहुंची और शिव मूर्ति से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और गुरुवार सुबह हर की पैड़ी पर देव डोली को स्नान कराया जाएगा। पूजा अर्चना के बाद डोली अपने स्थान के लिए रवाना हो जाएगी। देवभूमि की लोक संस्कृति और परंपराओं का भी अपना विशेष महत्व होता है। भले ही यहाँ आधुनिकता का रंग चढ़ा हो, लेकिन शहरों में रहकर भी लोग इस लोक विरासत से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पहाड़ में आज उत्तरायणी यानी घुघुतिया पर्व की धूम है। लोक संस्कृति और परंपरा का प्रतीक ये पर्व हर साल मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस दिन आटे, घी और गुड़ से घुघुते बनाने की परंपरा है। साथ ही खिचड़ी देने का भी रिवाज है। गंगा स्नान के साथ हर घर में भेंटने की परंपरा निभाई जाती है। बुजुर्ग गुड़ की डेली उपहार स्वरूप देते हैं। घरों में विशेष पकवान बनते हैं। बेटी बुआरी का इंतजार रहता है। पहाड़ से शहरों में बसे लोग भी इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं, जबकि दूर रहने वाले लोग सोशल मीडिया के जरिए इस खास त्योहार को याद कर रहे हैं। घुघुती का त्योहार आएगा तो बहुएं कहती कि मैं मायके जाऊंगी, और लड़की भी कहती है मैं मायके दूर देश में होते हुए, जबकि मेरी बेटी यूएस में है। वो कल पूछ रही मम्मी घुघुती कब बनाते हैं करके। पिछले साल की कहती गुड़गांव मेले घुघुते भेजे थे तुमने, इस साल मुझे याद आ रही करके कह रही है। दरअसल उत्तरायणी ऋतु परिवर्तन का पर्व है। आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण हो जाता है। दंत कथाओं के अनुसार चंद्र शासक कल्याण चंद्र संतानहीन थे। उन्होंने देवी देवताओं के मठों का भ्रमण किया और बागनाथ की कृपा से उन्हें निर्भय चंद्र के रूप में संतान प्राप्त हुई। राजा के बेटे को मोती की माला बहुत पसंद थी। उसकी माता ने मजाक में कहा कि तेरी माला कौवे को दे दूंगी। अब एक दिन राजा के मंत्री ने बेटे का अपहरण कर लिया, जिसे कौवों ने देखा और राजा को बता दिया। इसके बाद मंत्रियों को सजा दी गई। इस पर्व से जुड़ी कई और कथाएं भी प्रचलित हैं। उसमें जो हमारे कौवा है, जानवर है, तो हमारे वहाँ इन लोगों का भी मान किया गया है। इन्हें भी देवतुल्य माना गया है, उनका भी जो भाग दिया गया है। तो ये स्नान का मेला भी है। बागेश्वर में ऐतिहासिक मेला लगता है, रानी बाग में मेला लगता है, हरिद्वार और इलाहाबाद वगैरह संगमों में तो ये परंपरा देखने को मिलती है। तो ये जो काले कौवे की परंपरा है, जिसे काले कौवा भी कहा जाता है, घुघुतिया भी कहा जाता है, हम लोग उत्तरायणी भी कहते हैं, मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। बहरहाल पहाड़ों से पलायन जरूर हुआ है, लेकिन घुघुतिया पर्व ने देश विदेश में अपनी छाप छोड़ी है। आज के दौर में भी लोक संस्कृति और परंपरा की ये बानगी एक सुखद एहसास कराती है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चमोली में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आदि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खोल दिए गए। कपाट खुलने की प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुई। इसके बाद ठीक सुबह 5:30 बजे मुख्य पुजारी के मंत्रोच्चार और वैदिक ऋचाओं के बीच मंदिर के द्वार खोले गए। इस पावन अवसर पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान आदि बद्रीनाथ के भव्य श्रृंगार दर्शन किए। पवित्र स्नान के बाद पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ कमाया। आदि नारायण के जो कपाट हैं वो मकर संक्रांति के दिन, और आज सुबह 4 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त में से कपाट विधिवत जो धार्मिक परंपरा है उसके अनुसार सुबह 4 बजे।
हरिद्वार से शांति कुंज के 100 साल पूरे होने पर गायत्री परिवार की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चिन्मया पंड्या ने बताया 18 जनवरी को झंडारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें सीएम धामी समेत कई मंत्री शामिल होंगे। इसके बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। ध्वजवंदन के दिन उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, अनेकों क्षेत्रों के प्रतिष्ठित जो साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, वो यहाँ पर होंगे। आध्यात्मिक संत यहाँ पर होंगे और गायत्री परिवार के हजारों के करीब कार्यकर्ता होंगे। ध्वजवंदन के साथ और राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को लेने के भाव के साथ शुरुआत हो रही है। देहरादून में युवाओं को खेलों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू हुई है। आज से देहरादून में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी खेल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। इस प्रतियोगिता में देहरादून की 6 विधानसभाओं से करीब 600 खिलाड़ी अलग अलग खेल प्रतिविभागों में हिस्सा ले रहे हैं। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किया। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए नरेश बंसल ने कबड्डी भी खेली। ये पिट्ठू, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स और कंचा, इस टाइप की जो गेम्स हैं वो सब यहाँ होंगे आज। तो सर जो कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं यहाँ इस टाइम? ये 2 कैटेगरी में हो रही है, एक तो अंडर 14 में और एक अंडर 19 में, दोनों वर्गों में हो रही है, बालक और बालिका दोनों वर्ग। इससे एक ही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर कर आए, और जब से ये प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं तब से बहुत प्रतिभाशाली बालक बालिकाएं खेलों में आए हैं। हमने नेशनल गेम्स हुए यहाँ पर कराए पड़े। देहरादून में तकनीक और ऊर्जा बचत का अनोखा मॉडल सामने आया है, जहां पर आइस रिंक से निकलने वाली क्रीम सर्दियों में स्विमिंग पूल को गर्म कर रही है। ये प्लांट न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि बिजली का बिल भी शून्य कर चुका है। ये है देहरादून का हाईटेक आइस रिंक, जो इसकी छत पर लगे 1 मेगावाट के सोलर प्लांट से चल रहा है। जहां पहले बर्फ जमाने के लिए कंप्रेसर लगातार चिलिंग करता है, इस प्रक्रिया में बाहर निकलने वाली गर्म हवा को पहले बेकार समझा जाता था, लेकिन अब इसी रिजेक्टेड हीट को 1 मेगावाट प्लांट के जरिए ऊर्जा में बदला जा रहा है। कंप्रेसर से निकलने वाली ये गर्मी अब सीधे स्विमिंग पूल के सिस्टम से जोड़ी गई है, जिससे सर्दियों में भी पूल का तापमान 25 डिग्री तक बनाए रखा जा रहा है। सर्दियों में अगर इसका हम टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री तक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने देखा हमारे पास 3 हीट एक्सचेंज है। एक अमोनिया का है, एक ग्लाइकोल अमोनिया मिक्स है, एक पानी का है। तो उस 3rd हीट एक्सचेंज से हम लोगों ने इसको स्विमिंग पूल को कनेक्ट किया है, जिससे कि हम उस हीट एक्सचेंज की हीट एनर्जी से स्विमिंग पूल को गर्म कर लेते हैं, जिससे कि हमें सर्दियों में भी यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर मिल जाता है। स्विमिंग पूल के ऊपर लगाए गए 7 हाई कैपेसिटी हवा यूनिट्स आइस रिंक से मिलने वाली इसी एनर्जी से चलते हैं। इनके जरिए न सिर्फ पानी बल्कि पूरे स्विमिंग पूल एरिया का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा रहा है। पहले सर्दियों में पानी गर्म रखने के लिए हर महीने करीब 10 लाख रुपए का बिजली का बिल आता था, लेकिन इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के बाद अब ये खर्च पूरी तरह से शून्य हो चुका है। इससे खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूल में हीटिंग करने के लिए बिजली का बड़ा खर्चा भी बच जाता है, जिससे उनको भी लाभ होगा। 12 महीने खुला रहता है, और अब देहरादून में भी नया स्विमिंग पूल बना है जो पूरे वर्ष खुला रहेगा, और इसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया गया है, जिससे कि बिजली का प्रयोग ना के बराबर होगा, और जो खिलाड़ी हैं उन्हें कम से कम फीस देकर भी एनरोलमेंट हो जाएगा। आइस रिंक की रिजेक्टेड हीट का दोबारा इस्तेमाल कर स्विमिंग पूल को गर्म करना दुनिया के चुनिंदा गिने चुने प्रोजेक्ट्स में शामिल है। देहरादून का ये मॉडल ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कम खर्च, शून्य बिजली बिल और ग्रीन एनर्जी का यह प्रयोग आने वाले समय में एक मिसाल बन सकता है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून।
देहरादून में जगह जगह पर सड़क खुदाई का मुद्दा गरमा गया है। आम जनता के साथ साथ बीजेपी विधायकों को ही लगने लग गया है कि सड़क का मुद्दा मुसीबत बन सकता है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कैंट, राजपुर और धर्मपुर, सबसे पहले तो इन 3 विधानसभा की तस्वीर देखिए। दून की सड़कों पर चलना इन दिनों दूभर हो गया है। लोग इस कदर परेशान हैं कि समझ नहीं पा रहे कि सारे शहर की सड़कों को एक साथ खोदने का औचित्य क्या है। धर्मपुर विधानसभा में कुछ लोग तो 2 दिन पहले सड़क खुदाई से इतने परेशान थे कि पानी की टंकी पर ही चढ़कर प्रोटेस्ट करने लगे। यहीं की रोड नहीं है, धर्मपुर चले जाओ, गढ़ीगैंड चले जाओ, राजपुर रोड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबकी स्थिति ऐसी है। दूसरा, इतनी चौड़ी रोड तो है नहीं, अभी बनी थी ये पिछले ना, उधर वाली जीएमएस रोड वाली अभी बनी थी, बनते साथ ही इन्होंने दोबारा तोड़ दी। अब ऐसा नहीं है तो एक बार करा लिया, पब्लिक को परेशानी हो रही है। बार बार हो रही खुदाई अब बीजेपी विधायकों को भी गंभीर समस्या लगने लगी है। उन्होंने कहा, लोगों की मांग जायज है और विभागों में आपसी तालमेल न होने का ये खामियाजा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं कि एडीबी के काम से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो काम स्लो है, मैन पावर कम लग रही है और बहुत व्यवस्थित तरीके जिस तरह काम होना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसकी मैंने बार बार शिकायत भी की है और मैंने जांच के लिए भी शासन प्रशासन को कहा है कि जब सड़क अच्छी खासी सड़क जब खुदती है तो अपने दिल को भी दुख होता है कि ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए संबंधित अधिकारी उसके जिम्मेदार है। वैसे बरसात में खराब हुई सड़कों को अक्टूबर में पैच वर्क करके ठीक किया गया था, लेकिन ठीक 2 महीने बाद फिर से नए प्रोजेक्ट के बहाने सड़कें खोदी जा रही हैं, जिनकी मरम्मत की डेडलाइन भी तय नहीं है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम में अब हर वार्ड का काम एक यूनिक आईडी से होगा, ताकि विकास कार्यों में किसी भी तरीके का खेल दोबारा ना हो। बीते दिनों टेंडरों में गड़बड़ी सामने आने के बाद नगर निगम हरकत में आया और पूरे सिस्टम में बदलाव का फैसला लिया गया। जांच पूरी होने के बाद अब दोषियों पर कार्रवाई और नई नियमावली की तैयारी की जा रही है। बीते दिनों नगर निगम देहरादून के 100 वार्डों में महापौर कोटे से प्रस्तावित विकास कार्यों की टेंडर सूची जारी की गई थी। सूची जारी होते ही टेंडरों में गड़बड़झाले के आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद सभी टेंडर रोक दिए गए। नगर निगम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें कि दोहराव या उनको औचित्यहीन पाया गया है, वर्तमान में ग्राउंड पर उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उन सभी रिकमेंडेशंस के आधार पर कुछ जो ये सभी कार्य हैं जिनको निरस्तीकरण के लिए रिकमेंड किया गया है, उस कार्रवाई को करते हुए और इसमें संबंधित जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा लापरवाही का विषय आ रहा है, उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल की धारी तहसील के तल्ली दिनी और खुटिया खाल के बीच जंगलों में एक और गुलदार पकड़ा गया है। वन विभाग ने इसको पकड़ने के लिए कई दिनों से पिंजरा लगाया हुआ था और बता दें कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक लेपर्ड वन विभाग ने पकड़ा था। बीते दिनों गुलदार के हमले से एक महिला की मौत हुई थी। इसके बाद ग्रामीण काफी आक्रोश में थे। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि पकड़े गए दोनों गुलदार आदमखोर हैं या नहीं। जब तक ये क्लियर न हो जाए कि यही आदमखोर है